नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं साथियों फिल्लर फोरम के इस मंच पर। फिल्लर फोरम ये मंच हमारा साथियों समर्पित है हायर एजुकेशन के लिए, जहां पर तैयारी करवाते हैं हम NTA UGC नेट JRF की। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर हम दोनों की तैयारी करवाते हैं साथियों। यहाँ पर सेकंड पेपर हिस्ट्री का है हमारा, सभी स्टूडेंट्स जानते होंगे, जो पुराने हैं जो नए आए हैं वो भी जान लें कि हिस्ट्री का सब्जेक्ट की हम तैयारी करवाते हैं यहाँ पर साथियों, जिसका कि मैं खुद एजुकेटर हूँ। ठीक है, हमारी लगभग 40 से ज़्यादा क्लासेज हो चुकी हैं। अगर कोई किसी कारणवश किसी की क्लास कोई मिस हो गई है या कोई नया स्टूडेंट जुड़ता है जो नहीं देख पा रहा है, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, सभी सब्जेक्ट होगा, तो वहाँ से जा करके बारी बारी करके आप सारी वीडियोस देख सकते हैं और अपना जो आपका सिलेबस छूट गया है वो कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आज हमारा टॉपिक जो चल रहा है साथियों, गुप्त साम्राज्य, गुप्त राजवंश चल रहा है। ठीक है, इससे पहले हमने मेन गुप्तों के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं हम। ठीक है, और उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम आज और देखते हैं कि और गुप्त कौन कौन से राजा हुए थे और उनके टाइम पीरियड में क्या क्या घटनाएं घटित हुई थी। ठीक है, तो इसके ऊपर हम बारी बारी करके डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो साथियों चलते हैं अपनी क्लास में। गुप्त काल हमारा चल रहा है, जिसको कि स्वर्णिम काल बोला गया है साथियों। क्या बोला गया है? स्वर्णिम काल, अपने टाइम पीरियड का स्वर्णिम काल बोला गया है और इसको क्लासिकल काल बोला गया है। कोई जरा बताएगा क्लासिकल काल क्यों बोला जाता है गुप्त काल को? जरा बताइए, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। तो हम इससे पहले 6 राजाओं के बारे में चर्चा कर चुके हैं साथियों गुप्त काल के, और आज हमारा सातवां राजा और उसके बाद के राजा के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो 7वें नंबर पे जो गुप्त राज शासक हुआ था उसका नाम साथियों कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम ये अच्छा शासक था। उसका पॉलिटिकल टाइम पीरियड जो रहा साथियों 415 से 455, तो लगभग गुप्तों में सबसे ज़्यादा वर्षों तक शासन करने वाला राजा रहा है कुमारगुप्त प्रथम, जिसने कि लगभग 40 सालों तक शासन किया था। ठीक है, इसके जो सिक्के मिलते हैं ना, सिक्कों के ऊपर जो सिक्के जो कितने प्रकार के मिलते हैं वो देखते हैं। एक सबसे पहले खड़गधारी, हाथ में खड़ग लिए हुए। ठीक है, गजारोही, हाथी के ऊपर सवारी करते हुए। अप्रतीक प्रकार का सिक्का, खड़ग निहंता और कार्तिकेय के। कार्तिकेय मतलब भगवान शिव के जो 2 पुत्र हुए हैं, एक तो गणेश और दूसरे कार्तिकेय। जो कार्तिकेय का जो चित्रांकन मिलता है वो कुमारगुप्त प्रथम के सिक्कों के ऊपर हमें प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद आता है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त एक ऐसा शासक था साथियों जिसका कि टाइम पीरियड 455 से 467, 467 AD है। हमारा सारा सिस्टम अभी AD में ही चल रहा है, गुप्त ईसा की पश्चात वाली शताब्दियों में चलेगा पूरा सिस्टम। ठीक है, तो इसके समय में साथियों अभी बताता हूँ, एक मिनट जरा। तो इसने क्या किया साथियों, भीतरी एक जगह का नाम है, वहां पर इसने विष्णु का मंदिर बनवाया और शांगिण है, शार्लिंग भी बोल देते हैं, शांगिण भी बोल देते हैं, शांगिण देवता की मूर्ति प्रतिष्ठापित करवाई। किसकी? शांगिण देवता की। शांगिण देवता बोले तो आधुनिक विष्णु का रूप माना गया उसको, है, शार्लिंग बोल देते हैं, शार्लिंग या शांगिण बोल देते हैं। तो उसकी विष्णु की मूर्ति प्रतिष्ठापित की और उस विष्णु जी का एक मंदिर बनवाया। कहाँ पर? भीतरी जगह पर, भीतरी नाम की जगह पर। ठीक है, इसके जो सिक्के हैं साथियों, सबसे पहला शासक था स्कंदगुप्त जिसके सिक्कों के ऊपर लक्ष्मी का अंकन मिला है हमें। क्या मिला है? लक्ष्मी देवी का चित्रांकन मिलता है। और नंदी, शिव का जो वाहन है, बैल, उसका चित्रांकन मिलता है। किसके सिक्कों पर? स्कंदगुप्त के सिक्कों पर। ठीक है, और वेदिका मिलती है इसके सिक्कों पर। और इसके शासन में साथियों जो मैं बता रहा था, मैं हुणों ने हमले कर दिए थे। हुणों का सबसे पहला हमला स्कंदगुप्त के शासन में हुआ था साथियों। हुण एक बर्बर जाति थी। हुण जो था ना साथियों, एक बर्बर जाति थी जो कि मध्य एशिया, पूर्व एशिया और मध्य एशिया से आए थे, और इन्होंने गुप्त साम्राज्य के ऊपर हमला करके उसको तहस नहस करना शुरू कर दिया था। स्टार्टिंग में सबसे पहला जो हमला हुआ था वो गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के समय पर हुआ था। ठीक है, और ठीक है, इसने अपना एक राजदूत भी भेजा था साथियों। ये जीत गया था। हुणों ने जो हमले किए तो हुणों को इसने सफलतापूर्वक हरा दिया था और वापस पीछे धकेल दिया था। किसने? स्कंदगुप्त ने। इसने फिर और क्या किया, चीन में अपना एक राजदूत भेजा था साथियों 466 में, है 466 ईस्वी पश्चात इसने अपना एक राजदूत भेजा था सम्राट शांग के राज दरबार में। उस समय चीन का सम्राट कौन था? सम्राट शांग था। ठीक है, ये यहाँ तक का हमारा मेन जो गुप्त राजा थे वो यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। उसके बाद जो आते हैं साथी वो निर्बल उत्तराधिकारी होते हैं गुप्त साम्राज्य के, और जिनको कि प्रवर्ती गुप्त माना गया है।
क्या बोलते हैं जिनको कि परवर्ती गुप्त, जिनका कि पॉलिटिकल टाइम पीरियड थोड़ा थोड़ा रहा है, बहुत कम पॉलिटिकल टाइम पीरियड रहा है, और कुछ एक प्रकार से निर्बल उत्तराधिकारी रहे थे ये, जो कि साम्राज्य को पूर्ण रूप से संभाल नहीं पाए। तो देखते हैं जरा, पुरुगुप्त 9वें नंबर पे हमारा शासक आता है पुरुगुप्त, जिसका कि टाइम पीरियड था साथियों 467 से 473 तक। ठीक है, ये काफी वृद्धावस्था में साथियों शासक बना था, बुजुर्ग हो गया था, वृद्धावस्था हो गई थी इसकी, काफी एज हो गई थी, उसके बाद जाके शासक बना था, और बौद्ध धर्मानुयायी था। ये पहला गुप्त शासक था जो कि बौद्ध धर्मानुयायी था। ठीक है, इसके बाद बुद्धगुप्त, जिसका कि टाइम पीरियड 475 से 495 के बीच में रहा है। उसके बाद है नरसिंहगुप्त बालादित्य, जिसकी उपाधि बालादित्य थी साथियों, नरसिंहगुप्त नाम था इसका, बालादित्य इसकी उपाधि थी। ठीक है, इसका पॉलिटिकल टाइम पीरियड 495 से 510 के बीच में रहा है। और इसके ये जो था ना साथियों, ये मिहिरकुल जो हूण शासक जो था मिहिरकुल, उसको टैक्स देता था। मिहिरकुल ने हमला करके साथियों क्या किया था कि इसको एक प्रकार से मजबूर कर दिया था कि टैक्स देने के लिए, या तो तू हमें टैक्स दे, नहीं तो हम तेरे को मार देंगे। तो इसने क्या किया, संधि कर ली थी, इन दोनों के बीच में संधि हो गई थी, और ये जो है इसको टैक्स देने लग गया था, किसको, हूण शासक मिहिरकुल को। मिहिरकुल एक बड़ा हूण शासक अत्याचारी था और बड़ा शासक था एक प्रकार से, तो इसको इसने दबा लिया था और ये इसको टैक्स देना शुरू कर दिया था इसने। ठीक है, बाद के टाइम पीरियड में क्या हुआ कि इसने टैक्स दे, जब ये ज़्यादा ही अत्याचारी हो गया था मिहिरकुल, इसने अपना साम्राज्य फैलाना शुरू कर दिया और अत्याचार करना शुरू कर दिया प्रजा पे। और जब इसकी खबर मिली तो इसने क्या किया कि टैक्स देना बंद कर दिया था, और बाद में फिर दोबारा इनके बीच में युद्ध हुआ था इसी चीज़ को लेकर के। ठीक है, उसके बाद आता है साथियों भानुगुप्त, गुप्त शासकों में भानुगुप्त। इसका जो है एर्ण अभिलेख से हमें इसकी जानकारी मिलती है। एर्ण अभिलेख में उल्लेख मिलता है साथियों कि हूण शासक तोरमाण ने हमला किया था, इसके शासनकाल में, और दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। और उस लड़ाई में जो इसका सेनापति था भानुगुप्त का, जिसका जो कि सुलख वंशीय गोपराज जिसका के नाम था, सुलख उसका वंश था, गोपराज उसका नाम था, दो चीजें जुड़ी है इसके साथ में। ठीक है, तो सेनापति जो था सुलख वंशीय गोपराज, उसकी हत्या हो गई थी, वो युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ था साथी, और उसकी पत्नी जो है सती हो गई थी। किसकी पत्नी, सुलख वंशीय गोपराज सेनापति था भानुगुप्त का, इसकी पत्नी सती हो गई थी। और ये सती हुए का साथियों सबसे प्राचीनतम अभिलेखीय प्रमाण हमें मिलता है भानुगुप्त के एर्ण अभिलेख में। ये नेट का आया हुआ क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, तो सती प्रथा का सबसे प्राचीनतम अभिलेखीय प्रमाण जो मिलता है वो भानुगुप्त के एर्ण अभिलेख में मिलता है। क्लियर, और देखते हैं अभी। इसके बाद ये हो गया यहाँ तक का। ठीक, इसके बाद हमारा शासक आता है वैन्यगुप्त, गुप्त शासकों में वैन्यगुप्त, जिसके ने कि 2 अभिलेख जारी करवाए थे साथियों। कौन कौन से, कोमिलालय अभिलेख और गुणधर अभिलेख इससे जुड़े हुए हैं, इसके बारे में हमें जानकारी यहाँ से मिलती है। ठीक है, 14 नंबर पे आता है कुमारगुप्त थर्ड। कुमारगुप्त शायद आपको ना दिखाई दे रहा हो, मैं वर्बली बोल देता हूँ, आप नोट कर ले सकते हैं। कुमारगुप्त थर्ड। और अंतिम शासक जो हुआ था साथियों गुप्त साम्राज्य का, विष्णुगुप्त हुआ था। अंतिम गुप्त शासक जो हुआ था वो विष्णुगुप्त हुआ था। और उसके बाद हूणों ने हमला करके, हूणों के हमले लगातार बढ़ रहे थे साथियों धीरे धीरे करके, और हमला करके तहस नहस कर दिया था गुप्त साम्राज्य को। गुप्त साम्राज्य खत्म हो गया था उसके बाद फिर पूर्व मध्यकाल में, अब हम इसके चैप्टर खत्म होने के बाद अब आपको और पढ़ाएंगे कि छोटे छोटे राजवंशों का जन्म हुआ था, उन राजवंशों के बारे में हम बारी बारी देखेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर खत्म हो जाता है हमारा ये टॉपिक जो है साथियों। इधर इस तरफ का ये पोर्शन जो है सभी को समझ में आ जाना चाहिए। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं उनका उत्तर देने का प्रयास करूँगा। ठीक है, अब दूसरी तरफ देख लेते हैं। तो ये पतन हो गया साथियों गुप्त साम्राज्य का हूणों के आक्रमण की वजह से। ठीक है, ये क्लियर हो गया। शासन प्रशासन क्या था साथियों, जैसे जिस प्रकार से मौर्य काल में था सेम इसी प्रकार से इनका भी शासन था, लेकिन थोड़ा सा बदलाव आ गया था इसमें। ठीक है, जैसे कि केंद्र का जो साम्राज्य का जो प्रमुख शासक था वो राजा ही होता था साथियों, है केंद्र का मालिक जो था राजा होता था। जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको कि आधुनिक संदर्भ में अगर हम इसको कंपेयर करें तो 3 चीज़ें मिलेंगी हमें साथियों। सबसे पहले केंद्र का सम्राट, हमारा आधुनिक केंद्र में जैसे भारत हमारा देश है, तो भारत का मालिक कौन है, पीएम, प्रशासनिक अधिकारी सबसे बड़ा कौन है, पीएम। उसके बाद राज्यों में बटा होता है, हमारा देश राज्यों में बटा हुआ है, तो राज्य का मालिक कौन हो गया, सीएम, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री।
ठीक है। और राज्य बट गए हमारे जिलों के अंदर, जिलों, डिस्ट्रिक्ट्स, जनपद। उत्तर प्रदेश बिहार सब जनपद बोलते हैं और बाकी हमारे जिले होते हैं और डिस्ट्रिक्ट बोल देते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट का मालिक कौन होता है? डीएम, डिवीजन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बोले तो, जो कि यूपीएससी क्वालिफाई करके आते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर लगते हैं। आईएएस, ज़्यादातर मामलों में आईएएस अधिकारी होता है ये डीएम जो होता है वो, ठीक है। तो पीएम, सीएम, डीएम, ठीक है। केंद्र पे पीएम, राज्य प्रांत पे राज्य का प्रशासनिक अधिकारी सबसे बड़ा जो है तो होता है सीएम, चीफ मिनिस्टर, और सबसे नीचे जिला स्तर पर डीएम, डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। और उसके बाद ये बटा होता है तहसील में, जिला हमारा तहसील में बटा होता है, जिसका कि तहसीलदार, ठीक है। और उसके बाद गांव, ग्राम है, गांव में तो सबको पता होगा ग्राम पंचायतें होती हैं, शहरों में वार्ड पार्षद होते हैं, क्लियर। तो ऐसे ही इसी प्रकार से केंद्र का राजा, उसका केंद्र बटा होता था प्रांत में, साम्राज्य बटा होता था प्रांत में, जिसको कि भुक्ति, अवनी या देश भी बोल देते थे। भुक्ति, अवनी, देश भी बोल देते थे, एक ही चीज़ है। इसका मालिक होता था प्रांतपति, प्रमुख होता था प्रांतपति या गोप्ता या गोफ्ता भी बोल देते हैं, ठीक है। किसका? प्रांत का, ठीक है। प्रांत बटे जिलों में, प्रांत किसमें बटे? जिलों में। जिलों को बोलते थे विषय। जिलों को क्या बोलते थे? विषय। विषय का जो इनका जो प्रमुख होता था वो विषयपति, क्या कहलाता था? विषयपति या कुमारामात्य। जब अगर यहाँ पर कुमार, राजकुमार की अपॉइंटमेंट होती थी तो उसको कुमारामात्य बोलते थे। अदरवाइज विषय का जो अधिकारी होता था वो विषयपति होता था, ठीक है। विषय, जिले बटे वीथी में, वीथी या तहसील, आधुनिक तहसील या उस समय की वीथी, ठीक है। ये भी एक प्रकार की प्रशासनिक इकाई होती थी साथियों, जो कि तहसील से बड़ी और पेट से छोटी होती थी। तहसील से छोटी होगी पेट। पेट बोले तो एक प्रकार का आधुनिक रूप से ब्लॉक, जिसमें कि 5, 10, 20 गाँवों का समूह होता है, ठीक है, ये पेट। और पेट बटा होता था साथियों ग्राम में। ग्राम या गांव का सबको पता होगा, सरपंच होता है, पंचायत होती है, ग्राम पंचायत होती है, ग्राम पंचायत में कुछ पंच होते हैं, पंचों का मालिक सरपंच होता है, समझ गए। तो ग्राम से बड़ा पेट, पेट से बड़ा तहसील या वीथी मिलकर के बनाती है जिला या विषय, और जिले मिलकर के बनाते हैं प्रांत या भुक्ति, प्रांत, भुक्ति या अवनी, ठीक। और प्रांत सभी मिलकर के बनाते हैं साम्राज्य, केंद्र जहां से चलता है केंद्र प्रशासन, ठीक है, साम्राज्य या, क्लियर। तो ये प्रशासन का रूपरेखा थी, प्रशासन कैसे चलता था, प्रशासन का प्रांतपति कौन होता था। इससे अधिक डिटेल साथियों मैंने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दी है ऑलरेडी, आप वहाँ से देख सकते हैं। महिलाओं की स्थिति थी, व्यापार की स्थिति थी, व्यापार कैसा होता था उसमें, ठीक है, और सामाजिक दशा और सिक्कों के बारे में, ये इन 4 टॉपिक्स के बारे में जो कंप्लीट डिटेल्स है वो मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे चैनल पे पोस्ट कर दी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और स्क्रॉल करके सारी डिटेल्स देख सकते हैं। जो चीज़ें यहाँ छूट जाती हैं, किसी कारणवश रह जाती है, जिसका एक्सप्लेनेशन मैं नहीं कर पाता हूँ, वो सारी चीज़ें मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर देता हूँ, आप वहाँ से जरूर देखिए उसको, क्लियर। अच्छा, अब न्याय प्रशासन हमारा आता है, ठीक है। न्याय प्रशासन बोले तो जुडिशरी सिस्टम। जुडिशरी सिस्टम में 2 प्रमुख अधिकारियों का उल्लेख हमें मिलता है साथियों, दंडनायक और महादंडनायक। ये 2 न्याय अधिकारी हुआ करते थे उस समय के न्यायालय में, दंडनायक छोटा अधिकारी और उससे बड़ा महादंडनायक, बोले तो जज और हाई कोर्ट का जज एक प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार से 2 भागों में बटा होता था। दंड व्यवस्था कैसी होती थी साथियों? दंड व्यवस्था मौर्य काल के बजाय कोमल होती थी। मौर्य काल में तो साथियों चाणक्य, कौटिल्य उल्लेख करते हैं अपने अर्थशास्त्र में कि किसी जीव की हत्या करने के बदले, अगर किसी ने किसी पशु की हत्या कर दी है ना, तो उसके बदले भी उसको दंड स्वरूप फांसी दी जाती थी। मृत्यु दंड का प्रावधान था मौर्य काल में, लेकिन गुप्त काल के आते आते दंड व्यवस्था में नरमाई आ गई थी साथियों, और कोमल दंड व्यवस्था हो गई थी। इतनी ज़्यादा कठोर दंड व्यवस्था नहीं थी, ठीक है। उस समय के समकालीन ग्रंथों में हमें ऐसा उल्लेख मिलता है कि मृत्यु दंड का उल्लेख हमें नहीं मिलता है। तो जो दंड व्यवस्था थी वो कोमल थी, नॉर्मल थी, साधारण दंड दिया जाता था। ज़्यादातर मामलों में जुर्माना लगाया जाता था, पैसों का, सिक्कों का जुर्माना लगाया जाता था साथियों अपराध होने पर। और मृत्यु दंड का प्रावधान नहीं था, मृत्यु दंड का प्रावधान नहीं था। कब? गुप्त काल में, क्लियर। इनकी चीज़ों के हमें उस समय की नारद स्मृति जो कि गुप्त काल में लिखी गई थी, वहाँ से हमें इन चीज़ों का, उसका शासन, प्रशासन और दंड व्यवस्था का जानकारी मिलती है हमें, क्लियर।
अब व्यापार, व्यापार सभी को पता होगा उन्नत अवस्था में था साथियों। कालिदास अपने नाटकों के अंदर बहुत सारे रेशमी प्रकार के वस्त्रों का उल्लेख करते हैं। तंतुवाय, रेशम, चीन से आया हुआ रेशम, उन्होंने अलग अलग, या फिर रेशों से बना हुआ वस्त्र, क्षौम जिसको भी बोलते थे गुप्त काल के अंदर। ठीक है, तो वो डिटेल देख लीजिए, मैंने टेलीग्राम पर ऑलरेडी पोस्ट कर दी, वहाँ से आप इन चीज़ों के बारे में देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वो हाँ, इसीलिए इसको व्यापार बहुत उन्नत अवस्था में था साथियों, व्यापार बहुत उन्नत अवस्था में था। स्वर्ण, सोने की बहुत आयात थी, सोने की मात्रा बहुत ज़्यादा थी, सोने के सिक्कों से जो है कि व्यापार होता था, और सोने के सिक्कों को दिनार बोलते थे। क्या बोलते थे? दिनार। और चांदी के सिक्कों को रुपये, रौप्य या रूप मुद्रा बोलते थे। ठीक है, और पोत निर्माण का कार्य, पोत निर्माण बोले तो वारशिप शिप मैन्युफैक्चरिंग, पानी के जहाज़ों को बनाना, पानी के जहाज़ों का इनका प्रमुख व्यापार था, क्योंकि नौसेना भी काफ़ी बड़ी थी साथ ही गुप्तों की, और नौसेना पोत निर्माण का जो प्रोसेस था वो सारा राज्य के कंट्रोल में था, राजाओं के कंट्रोल में था। कोई इंडिविजुअल अपना निर्माण नहीं कर सकता था, राजाओं का कंट्रोल था, प्रशासन का कंट्रोल था इस व्यापार पे। क्लियर? महिलाओं की स्थिति थी, महिलाओं की स्थिति में हालांकि साथियों गुप्त काल के बजाय कुछ गिरावट देखने को मिलती है हमें यहाँ पे, गुप्त काल के बजाय कुछ महिलाओं की स्थिति में गिरावट देखने को मिलती है। और हाँ, हालांकि एक इसका प्लस पॉइंट है कि यहाँ पे पर्दा प्रथा नहीं थी, है कालिदास के नाटकों में, किसी भी सभी प्रकार के नाटकों में, उसके कालिदास के में किसी भी पात्र ने घूंघट नहीं किया हुआ, और ना ही कोई घूंघट का उल्लेख मिलता है, ना ही उस समय के जो अभिलेख मिले उनमें भी, अभिलेखों में घूंघट का या पर्दा प्रथा का कोई उल्लेख नहीं मिलता, जैसा कि आधुनिक संदर्भ में है हमारा। ये साथियों आपको एक बात और बताता हूँ इंटरेस्टिंग, कोई बताएगा जरा कि घूंघट प्रथा कहाँ से स्टार्ट हुई, ये पर्दा प्रथा कहाँ से आई? बताइए जरा, देखते हैं कुछ लोग बता पाते हैं कि पर्दा प्रथा हमारे यहाँ तो नहीं थी। आप मंदिरों में चले जाइए, हैं बड़े बड़े स्कल्पचर्स बने हुए हैं, मूर्तियाँ बनी हुई है, किसी भी कैरेक्टर ने घूंघट किया हुआ है? खजुराहों की गुफाओं में चले जाइए, अजंता में चले जाइए, एलोरा में चले जाइए, प्राचीनतम गुफाएं जो मिलती हैं उनमें जो चित्रांकन हो रखे, किसी भी महिला ने घूंघट नहीं किया हुआ है साथियों। बताता हूँ आज आपको अच्छे से, हमारे यहाँ घूंघट प्रथा नहीं होती थी। शुरुआत कब हुई इसकी? शुरुआत जब हुई साथियों, जब ये अरब हमले होने लगे ना हमारे यहाँ पर, अरबों ने जब हमले शुरू किए ना पूर्व मध्यकाल में, वहाँ से शुरुआत हुई। क्यों? वो कैरेक्टरलेस होते थे साथियों, किसी की बहन बेटी को उठा लिया, अत्याचारी दुराचारी होते थे, हैं खासतौर से अरबी। हमारे यहाँ पर जो राजाओं के बीच में जो लड़ाई होती थी वो आर्मी टू आर्मी होती थी। कल्हण खुद अपनी राजतरंगिणी में लिखते हैं कि राजाओं के बीच में पावर ट्रांसफॉर्मेशन होता था, सेना आपस में लड़ती थी, आम प्रजा को कोई कुछ नहीं कहता था, हर चीज़ के रूल होते थे। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त का टाइम फिक्स होता था युद्ध का, रात को कोई युद्ध नहीं होता था। ये अरबी हमले जब से होने लगे ना साथियों, ये बाहर के फॉरेन इन्वेडर्स जब से आए हैं, उन्होंने सिस्टम को गड़बड़ किया हमारे, तो बहन बेटियों को धीरे धीरे करके लोगों ने पर्दा प्रथा शुरुआत हुई, और वहीं से ही बाल विवाह की शुरुआत हुई कि अगर बच्ची हमारी जवान हो जाती है तो ऐसा ना हो कि कोई इसकी इज्जत के साथ खेल जाए या हमारी इज्जत कहीं चली जाए, खराब कर दे, तो इसके समय से पहले ही शादी कर दी जाती थी, होने लगी। पहले भी छुटपुट उल्लेख मिलते हैं, होते थे पहले भी, लेकिन छुटपुट उल्लेख मिलते बहुत कम मात्रा में, ज़्यादा गुप्तोत्तर काल के बाद में, और ये पूर्व मध्य काल के बाद से धीरे धीरे करके सिस्टम में गड़बड़े आनी शुरू हुई साथियों। बताएंगे जब ये चैप्टर आएगा, पूर्व मध्यकाल और मध्यकाल के बारे में आएगा ना, प्रॉपर तरीके से आपको बताएंगे। बस बशर्ते कि आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन करते रहिए, और पूरे अपने एफर्ट्स लगाइए। मैं भी आपके साथ पूरे एफर्ट्स लगाता हूँ साथियों, ठीक है। तो ये दंड व्यवस्था हमारी हो गई। यहाँ पर व्यापार बहुत उन्नत अवस्था में था, रेशम के कपड़ों का बहुत ज़्यादा व्यापार होता था साथियों, और सूती कपड़े और रेशम के कपड़े बुनते थे और लोग उनका निर्यात करते थे। पोत निर्माण के ऊपर राज्य का एकाधिकार था। महिलाओं की स्थिति में पर्दा प्रथा नहीं होती थी, महिलाओं की स्थिति में हालांकि थोड़ी गिरावट आ गई थी मौर्य काल के बजाय। समाज हमारा 4 वर्णों में बटा होता था साथियों उस समय का, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हैं ये 4 वर्णों में बटा होता था। भाषा इनकी संस्कृत होती थी, गुप्तों के ज़्यादातर लेख जो अभिलेख मिले हैं साथी वो संस्कृत भाषा, ब्राह्मी लिपि संस्कृत भाषा में मिलते हैं हमें। गुप्त काल की ब्राह्मी भी बोल देते हैं, ब्राह्मी बोल देते हैं, और भाषा संस्कृत, लिपि ब्राह्मी या गुप्तकालीन ब्राह्मी। क्लियर? सिक्के मिले हैं हमें यहाँ पे अलग अलग। अभी मैंने बताया आपको
इससे पहले की वीडियो में बताया है कि अलग अलग शासकों ने अलग अलग प्रकार के सिक्कों को जारी किया था। किसी ने 6 प्रकार के सिक्के, किसी ने 8 प्रकार के सिक्के, सोने के, चांदी के, तांबे के सिक्के, उनके पूरी डिटेल में ऑलरेडी बता चुका हूँ आप सभी को, और थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे इसके बारे में। और डिटेल मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट कर दी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स के बारे में कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो कमेंट्स बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं उनका आंसर देता हूँ हर बार। तो साथियों देखो, जितने भी लोग वीडियो देखते हैं ना कंटिन्यू लाइव में, सारे वीडियो को अभी लाइक करो, अभी के अभी लाइक करो, रोक करके अभी की अभी लाइक करो सारी वीडियो को। देखते हैं कितने लोग लाइक करते हैं, कितने लोग जुड़े होते हैं। जुड़ते ज़्यादा, देखते ज़्यादा, लाइक वीडियो को कम करते कर दिया करो यार, क्या दिक्कत है। और एक बात, दूसरी बात कि जब भी वीडियो शुरुआत होती है ना साथी वीडियो की, आप सभी अपने हाय हेलो करके अपनी प्रेजेंट जरूर दर्ज करवाया कीजिए। मैं भी गुड आफ्टरनून बोलता हूँ डियर स्टूडेंट सभी को, आप भी गुड आफ्टरनून या हाय हेलो जो भी आप बोल सकते हैं, अपनी प्रेजेंट जरूर दर्ज करवाइए साथियों। उससे हमें ये लगता है कि हाँ स्टूडेंट हमारे साथ इंटरेक्शन स्टूडेंट्स का बना हुआ है, ठीक है, ये उसके लिए है। तो ये हमारा चैप्टर आज का यहाँ टॉपिक जो यहाँ पर का आज का क्लियर हो गया साथियों। इसके बाद हम थोड़ा सा इसी को और देख लेते हैं, जाना नहीं है कहीं भी, रुकिए जरा। हाँ तो साथियों अब हम जरा और डिस्कशन कर लेते हैं। साथियों एक काम हमेशा कीजिए, अब जैसे ही वीडियो शुरू होती है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लोगे तो इजी रहेगा आपको एक्सेस करने में उसके बारे में डिटेल बनाने के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक चल रहा है सिक्कों के बारे में, अभी हम देख लेते हैं थोड़ा सा। तो सिक्के हमारे साथियों 3 प्रकार के रहे हैं सभी समय में, स्वर्ण सिक्के, चांदी के सिक्के और तांबे के सिक्के, ठीक है। तो स्वर्ण अनुपात क्या था उनके अंदर साथियों? देखिए साथियों, जब चंद्रगुप्त 2 के समय पीरियड में, चंद्रगुप्त 2 या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो कि प्रतापी शासक हुआ था गुप्त काल का, उसके समय में सोने का जो सिक्का था, जो रूपक दिनार जिसको बोला जाता था, उसके अंदर सोने की मात्रा कितनी थी? सोने की मात्रा कितनी थी? 80%, 80% थी। 20% मिलावट और 80% शुद्ध सोना था, प्योर गोल्ड बोले तो। जैसे कि आधुनिक संदर्भ में हम 24 कैरेट 24 के कैरेट के गोल्ड कॉइन्स को शुद्ध सोना माना गया है, लेकिन उसके आभूषण नहीं बन सकते, ज्वेलरी नहीं बन सकती। ज्वेलरी 20 से 22 कैरेट के लगभग बनती है, क्योंकि शुद्ध सोना बहुत नरम होता है, टूट जल्दी जाता है, इसलिए कुछ और धातु मिला करके प्रोसेस में तब जाकर उसकी ज्वेलरी बनती है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी सिक्कों के अंदर जो साथियों थी ना वैल्यू, टोटल प्योर गोल्ड था वो 80% था। प्योर गोल्ड कितना था? 80%। चंद्रगुप्त 2 के टाइम पीरियड में, कुमारगुप्त फर्स्ट के टाइम पीरियड में 70 to 80% आ गया, धीरे धीरे डाउन आना शुरू हुआ। स्कंदगुप्त के टाइम पीरियड में 67 to 79% हो गया ये, और कम हो गया गोल्ड, ठीक है। कुमारगुप्त 2 के टाइम तक आते आते 79, विष्णुगुप्त के आते आते तो बिल्कुल ही कम हो गया साथ, 50% से भी कम हो गया। यहाँ पे तो कितना हुआ? 43% ही आ गया। अंतिम गुप्त शासक जो हुआ था विष्णुगुप्त, उसके टाइम पीरियड में कितना हुआ? 43। तो ये देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों। ये बार बार बोलता हूँ मैं, जो चीज़ जहाँ से संभावना बनती है क्वेश्चन आने की, और जो जहाँ से आए हुए होते हैं क्वेश्चन, उस चीज़ उस टॉपिक के ऊपर मेरा फोकस ज़्यादा रहता है, बाकियों को मैं थोड़ा कम लेता हूँ, जहाँ पर फिल्टर करके चलते हैं हम। मैंने पहले बताया आपको, चीज़ों को साथ फिल्टर करना सीखिए, बहुत ब्रॉड सिलेबस है हमारा। टाइम हो जाएगा पूरा आपका, और लास्ट में अगर कोई पूछेगा ना, एक मेरा दोस्त था, मेरे को बात याद आ गई, आपसे शेयर करना चाहूँगा साथियों, कि मेरा दोस्त एक यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, तो उसका सिलेबस कुछ हो गया था। तो मैंने पूछा उससे कि क्या सिलेबस हो गया है? तो उसने उल्टा मेरे से सवाल पूछा कि पवन, कभी ना किसी से आप पूछना जो एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं और जो एग्जाम दे चुके होते हैं, उनसे पूछना कि क्या सर आपका सिलेबस हो गया है, कवर अप हो गया है सिलेबस? तो वो उससे पता क्या जवाब दे, वो यूँ देखेगा, एक बार छत की तरफ, एक बार नीचे, एक बार दाएँ, एक बार बाएँ, फिर आपकी तरफ देखोगे, फिर बोलेगा क्या? हाँ हो गया है। क्या बोलेगा? हाँ हो गया है। और वो सिलेबस हो नहीं पाता साथियों, क्योंकि सिलेबस इतना ज़्यादा होता है। तो आप यूपीएससी के लेवल का सिलेबस तैयार कर रहे हैं साथियों, अपने आप को कभी किसी से कम मत आंकिएगा, ठीक है। दबा के लगे रहिए, तभी अच्छे रिजल्ट आएंगे। आपका भाई आपके साथ है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये था स्वर्ण चांदी का अनुपात। अब सोने के बीच में और चांदी के बीच में, दोनों के बीच में कितनी वैल्यू थी साथियों? वैल्यू क्या थी? मतलब आज का सोना मान लीजिए, एक 10 ग्राम सोने की कीमत किस समय क्या है? लगभग 40 से 50 हज़ार, 45, 45,000, 50,000 अराउंड होगी, ठीक है। उसी वैल्यू में कितनी चांदी हम खरीद सकते हैं? उसी अमाउंट में कितनी चांदी हम खरीद सकते हैं? तो ये दोनों का अनुपात होता है,
ठीक है। तो उस समय का स्वर्ण और चांदी का अनुपात क्या था? एक सोने के सिक्के की वैल्यू 16 चांदी के सिक्कों के बराबर थी, 1/16, 1/16। तो एक सोने का जो सिक्का था ना वो 16 चांदी के सिक्कों के बराबर था। ये थे सोने की निधियां मिली हमें साथियों, सॉरी सिक्कों की निधियां मतलब खजाना मिला है गुप्त शासकों का, सिक्के मिले हैं बहुत सी जगहों से। सबसे ज्यादा और सबसे प्रमुख जो स्थल है, जो जगह है जहां से गुप्तकालीन सिक्कों की प्राप्ति हुई है, वो है बयाना, जो कि भरतपुर जिला राजस्थान में है। ठीक है, वहां से मिली है 16 प्रकार की निधियां मिली है, ना वही नहीं, अलग अलग स्थानों से मिली है। जिन 16 जगहों से मिली है सिक्के, 16 जगहों से सिक्के मिले हैं गुप्तकालीन, जिनमें से सबसे प्रमुख स्थल है बयाना, भरतपुर जिला राजस्थान। ठीक, उसमें क्या मिला है हमें साथियों? सबसे ज्यादा जो सिक्के मिले हैं ना उसमें वो मिले हैं 983 सिक्के मिले हैं। किसके? चंद्रगुप्त टू के 983 सिक्के मिले हैं गुप्त काल के, बयाना भरतपुर से। और कुमारगुप्त फर्स्ट के उसी में ही 628 सिक्के मिले कुमारगुप्त फर्स्ट के, बयाना भरतपुर से। तो ये हालांकि आया हुआ क्वेश्चन नेट का, इनमें से इनको आप अच्छे से देख लीजिए। 2500 से ज़्यादा सिक्के मिले हैं यहाँ से, 2500 से ज़्यादा। ठीक है, तो हाँ, सोने के सिक्कों को क्या बोलते थे? दिनार। सोने के सिक्कों को क्या बोलते थे? दिनार। चांदी के सिक्कों को रूप मुद्रा, रौप्य या रौप्यक, अलग अलग नाम है, एक ही चीज है। ठीक है, रूपक बोल देते थे। तांबे के सिक्कों को क्या बोलते साथियों? माशक। मौर्य काल में काकणी भी बोलते थे, अभी यहाँ पे माशक बोलने लग गए हैं तांबे के सिक्के को। तो ये 3 प्रकार के प्रमुख सिक्के थे साथियों। सातवाहनों ने हालांकि प्रोटीन के सिक्के भी चलाए थे, शीशे के सिक्के भी चलाए थे उन्होंने, शीशा बोले तो लेड। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे साथियों कल क्लियर हो जाता है। कल हम आपको पढ़ाएंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन गुप्ता डायनेस्टी, बोले तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी इन द गुप्ता डायनेस्टी। गुप्त राजवंश में विज्ञान में क्या क्या वो तरक्की हुई थी, और साइंस में विज्ञान और टेक्नोलॉजी तकनीकी में क्या क्या तरक्की हुई थी। जैसे कि थोड़ा सा बता देता हूँ, वराहमिहिर जो हुए थे खगोल शास्त्री, उनके कौन कौन सी बुकें लिखी, उनमें क्या क्या था। आर्यभट्ट हुए थे, आर्यभट्ट ने क्या क्या लिखा, और उस समय के समकालीन हैं जितने भी विद्वान हुए हैं उनके ऊपर हम बारी बारी चर्चा करेंगे। तो आप भी जरा देख लीजिए, मैं डिटेल फिर दोबारा से टेलीग्राम पर चैनल में पोस्ट कर दूंगा, वहाँ से आप हमें उसको देख सकते हैं। तो ईमानदारी से एट द प्रेजेंट अभी के अभी हमें बताइए कि इससे पहले जो मैंने पोस्ट की है डिटेल्स टेलीग्राम के ऊपर, वो कितने लोगों ने देखी है इसी टॉपिक से पहले? कल जो मैंने पोस्ट की थी, ईमानदारी से हाथ खड़ा कर दिए और हेलो बोलिए, लिखिए कमेंट बॉक्स में कि हाँ मैंने देखी है, मैंने नहीं देखी है। और जिसे नहीं देखी वो भी लिखिए साथियों, जिसे नहीं देखी है वो भी लिखिए कि क्यों नहीं देख पाए आप, क्या रीजन रहा आपका। आपको टेलीग्राम के चैनल का लिंक नहीं मिला, या आपको टाइम नहीं मिला, या आप ज्वाइन नहीं हो पाए, क्या समस्या आ रही है वो भी लिखिए। ठीक है, तो देखते हैं कितने लोग लिख पाते हैं। लिख दिया? जिन्होंने देख चुके हैं वो हाँ देख चुके हैं, जो नहीं देखा वो भी वो भी रीजन बताइए कि क्यों नहीं देख पाए आप लोग, ताकि हम उसका समाधान करें। क्यों नहीं देख पा रहे हो यार? हम इतनी मेहनत से, इतने एफर्ट से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारा सिलेबस, सारी चीज़ें, सारे नोट्स, सारे पोल क्वेश्चन वगैरह प्रोवाइड करवा रहे हैं, फिर भी आप नहीं जा पा रहे हो। वहाँ पर क्या समस्या आ रही है? आगे तो हम और बढ़ेगा सिलेबस हमारा, और चीज़ें देंगे आपको, वो कैसे एक्सेस करोगे फिर आप बताओ? क्लियर? मैं साथियों ईमानदारी के साथ लगा रहा हूँ साथियों आपके, आप कितने ईमानदार हो अपने आप के प्रति, ये आपके ऊपर निर्भर करता है साथियों। हम तो आपके ये देखने आ नहीं रहे हैं कि आप कितनी ईमानदारी से तैयारी कर रहे हो। रिजल्ट उसी के आते हैं अच्छे साथियों जो अच्छे तरीके से तैयारी करता है। साफ बोल रहा हूँ आपको, रिजल्ट अच्छे चाहिए, तैयारी अच्छी कीजिए। एक सफल आदमी ही आपको सफलता दिला सकता है। ठीक है, समय का सदुपयोग कीजिए, टाइम को अपना मैनेज कीजिए अपने हिसाब से। घर परिवार में, गृहस्थी में, जो जैसा भी आपका सिस्टम है उसी में ही मैनेज करना पड़ेगा, अलग से स्पेशल कुछ नहीं आएगा। ठीक है, फिर बता रहा हूँ आपको। तो लगे रही कंटिन्यू स्टडी के अंदर, हम आपके साथ हैं, हमारी टीम आपके साथ है हर तरह से। कोई दिक्कत आ रही है कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। हर संडे को रात को 9 बजे हमारी लाइव डिस्कशन होती है गूगल मीट के ऊपर। गूगल मीट का लिंक भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाया करेगा आगे से भी। लास्ट में भी ऐसा ही मीटिंग हुई थी हमारी, बहुत से बच्चे आए थे, आप भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वारी हो, वहाँ से आप लाइव हमसे पूछ सकते हैं। मैं हर बार की तरह सोल्यूशन देता हूँ उसका।
लास्ट संडे को कुछ बच्चे आए थे, इस संडे को भी आ रहे हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।